हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका काफ़ी अच्छे से रिवीजन करा होगा। अभी हम लोग अपने प्रकाश के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन करा दूं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा और कुछ गोलीय दर्पण के दोनों भागों को पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण में कुछ जो मुख्य बातें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक गोलीय दर्पण बना लेंगे। हम लोग का ये कौन सा दर्पण है? ये हम लोग का कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मतलब आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है तो इसमें कुछ बातें होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था तो समझा था क्या कि कोई भी गोलीय दर्पण जो होता है एक गोल शीशे को काट करके बनाया जाता है। तो गोल शीशे का सेंटर से इसके पेरिफेरस मतलब केंद्र से परिधि तक का दूरी क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो उस चीज़ को हम लोग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो मान करके चलिए कि ये जो है यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ध्यान से समझते जाना है, आपसे पूछता है एग्जाम में कि किसी भी दर्पण का रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण एक गोल शीशे का बना हुआ भाग होता है। उस गोल शीशे के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और इसकी आधी दूरी क्या कहलाती है? हम लोग की फोकस कहलाती है। फोकस मतलब फोकस, हिंदी में भी इसको फोकस ही कहते हैं, है ना। तो आपको इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एफ से। ये हो गया हम लोग का वक्रता त्रिज्या। और ये हो गया हम लोग का फोकस। अब एक यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है, मैं अलग कलर से कर दूं आपको ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो इसको पोल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं और इसको हिंदी में केंद्र अक्ष, अक्ष तो नहीं होगा, ठीक है, इसको पोल कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी में आप इसको देख लीजिएगा क्या कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा अभी मुझे डाउट आ रहा है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पोल कह ले या हिंदी में जो भी इसका नाम हो, ये मिरर पे वो पॉइंट है जो मिरर को दो बराबर भागों में बांटता है। उसके बाद इन तीनों पॉइंट को जब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन से इन तीनों को जब हम लोग मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये हम लोग का प्रधान अक्ष कहलाएगा, है ना। ये हम लोग का प्रधान अक्ष कहलाएगा। ठीक है, ये प्रधान अक्ष कहलाएगा। कौन सा? ये वाला लाइन। तो इसमें आपको क्या क्या पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है। ठीक है, पोल, पोल को आप हिंदी में देख लीजिएगा क्या कहते हैं। अक्ष तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रधान अक्ष है, इसको कुछ कहते हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है। और इन तीनों पॉइंटों को, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये जो पोल है, इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से जब मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? प्रधान अक्ष मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, अब ये देखिए, आपको खास बात क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों मिरर के लिए सेम होता है। चाहे मिरर आपका अवतल हो या फिर मिरर उत्तल हो, दोनों मिरर के लिए हम लोगों का क्या होता है? ये सेम ही चीज़ होता है। इसमें कोई आप डाउट नहीं रखिएगा। ठीक है, तो ये सब पार्ट हो गया और इसको डिफाइन करने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसे होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अभी मैं लाइव आने का कोशिश कर रहा था इसी चैनल पर, एक फ़ोन से मैंने सोचा था कि लाइव भी आ जाऊं, लेकिन सब्सक्राइबर अभी 50 पूरे नहीं हुए हैं जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच अपने इस चैनल को शेयर करें ताकि आप लाइव में भी क्लासेस देख पाएँ, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए क्या ज़रूरी होता है ना। अगर हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं ना, प्रतिबिंब निर्माण के लिए आवश्यक बात है, चुप रहो, हल्ला मत करो। देखिए, तो अगर कहीं पे प्रतिबिंब बनना है, ठीक है,
अगर कहीं पे प्रतिबिंब बनना है, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, आपका फ़र्क नहीं पड़ता है, दर्पण चाहे हम लोग का अवतल हो या फिर उत्तल हो, ठीक है। चीज़ों को हम लोग इस तरह से सिंपल रखेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग कोई वस्तु रखे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत होता है। 3 यहाँ से हम लोग रे ऑफ लाइन लेके जाते हैं, ठीक है। पहला का बात करेंगे, आपको समझते जाना है, मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, लिखने में हम लोगों का समय थोड़ा ज़्यादा निकल जाएगा। तो पहला रे ऑफ लाइट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब प्रधान अक्ष के क्या आता है, समानांतर आता है। जो भी रे ऑफ लाइट प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा, आएगा मिरर के ऊपर, वो मिरर से आईने से टकरा करके कहाँ से गुजरेगा, वो फोकस से जाना चाहेगा, है ना। वो कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। उसके बाद ये हो गया हम लोग का पहला लाइन, ठीक है। कहाँ से जाएगा, पैरेलल जाएगा और निकलेगा कहाँ से, फोकस से निकलेगा, ठीक है। दूसरा का बात करें, अगर कोई रे ऑफ लाइट हम लोग का वक्रता त्रिज्या से जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि इस आईने को मैंने एक्सटेंड करा यहाँ तक और ये वक्रता त्रिज्या से ऐसे गया और इसी लाइन से आया और इसी लाइन से लौट गया, और इस तरह से जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा। तो अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होता है, वापस लौट आता है, ये वाइस वर्सा हो जाएगा। और तीसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाता है तो मिरर पे टकराने के बाद कहाँ से निकल जाएगा, वो हम लोग का निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो इस तरह से 3 लाइन हम लोग का होता है। तो क्या देखें, पहला कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो फोकस से निकलता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वहीं से वापस लौट जाता है। और तीसरा, अगर फोकस से जाता है तो वो कहाँ से निकलता है, पैरेलल निकल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। धीरे धीरे समझते जाना है आराम से, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी हम लोग को समझना क्या है कि दर्पण पे प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइन चाहिए, ठीक है। पहला 3 लाइन हम लोगों ने खींचा और यहाँ से हम लोग को मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। अब 2 का जब बात हो रहा है तो ये प्रतिबिंब बनेगा कैसे, तो आप देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैं बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो दर्पण पे परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कब बनेगा, यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बना है, ठीक है, यहाँ पे बना है। यहाँ पे क्यों बना है, तो रूल क्या कहता है कि अगर कहीं पे प्रतिबिंब बनना है तो उसके पीछे का क्या होना चाहिए वजह, कि मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट होना चाहिए, मतलब 2 किरण होना चाहिए। और प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरण दोनों दर्पण से टकराएगा और टकरा कर लौटने के बाद जिस जगह पे काटेगा ना, वहाँ पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से आया, टकराया, टकराने के बाद लौट गया, ठीक है। और उसका दूसरा, यहाँ से ये आया और यहाँ पे कट किया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे कट दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये यहाँ से जब लौटेगा और लौटने टाइम जब इस जगह पे काटेगा तो यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हम लोग 2 बात सीखे। पहला कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रे ऑफ लाइन जहाँ पे काटेगा, कब, दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पे काटेगा उसी जगह पे हम लोग का क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और कुछ हम लोगों ने दर्पण के कुछ बातों को समझा था। अब हम लोग अगले वीडियो में इसमें देखेंगे कि दर्पण में, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दोनों दर्पण का हम लोग बात करेंगे कि किन किन जगहों पे वस्तु को रखने पर उनका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है और उनका उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण कैसे होता है उसे हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको एक मैं ज़रूरी बात बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को ना न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपको अगर प्रॉब्लम ख़त्म करना है तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो इमेज बन रहा है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद साइन कन्वेंशन याद रखना है और उसके बाद फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको काफ़ी आसानी से बनेगा, फिर बच जाता है जोड़ घटाव गुना भाग, और उसके बाद कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। देख सकते हैं ये उत्तल दर्पण का हम लोगों ने सेटअप बनाया है। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने इसको सिल्वर कर दिया। सिल्वर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं
हम लोगों ने इसको काटा, ये हम लोग का मान करके चलिए फोकस हो गया, ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और सामने में कहीं हम लोगों ने यहाँ पर वस्तु को रखा है। अब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रूल कहता है वैसे ही लेकर के चलेंगे। एक प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के समानांतर। अब ये कहाँ से जाना चाहेगा, फोकस से जाना चाहेगा, ठीक है। ये कहाँ से जाना चाहेगा, फोकस से जाना चाहेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, इसको भेज दिए। लेकिन क्या हम लोग इसको भेज पाएंगे इस तरह से, नहीं भेज पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये आईना कैसा है, सिल्वरिंग किया हुआ है। सिल्वरिंग किया हुआ है तो ये हम लोग का कैसा हो गया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है, लेकिन ये ओपेक है, लाइट इसमें से पास नहीं कर सकता। जब लाइट नहीं पास कर सकता तो इस तरह से नहीं लेके जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इस तरह से डॉटेड में चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगा, है ना। यहाँ से आएगा इंसिडेंट रे, और ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब इससे क्या हुआ, लाइट ठीक सर है ना, हाँ ठीक है। इससे क्या हुआ कि ऐसा ये फोकस से जाता हुआ फील हुआ, ठीक है, फोकस से जाता हुआ फील हुआ। अब दूसरा जो रे ऑफ लाइट है हम लोग का, वो कहाँ से जाएगा, हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको खींचे हैं और यहाँ से इसको ऐसे 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 करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के चले जाएंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन से आया है और इसी लाइन से लौट गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम लोगों ने सीखा था। अब उसके बाद मिरर के बाद से ये डॉटेड लाइन में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही कंडीशन सेम लागू होगा। ये क्या है हम लोग का, डॉटेड लाइन में है, मतलब ये हम लोग का इमेजिनरी है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ पे इसने क्या किया है, एक दूसरे को काटा है, और इस जगह पे हम लोग का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का, प्रतिबिंब का। अब देखिए आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जो याद रखना होगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो वस्तु है दर्पण से जितना दूरी पर रखा हुआ है उसको हम लोग डिनोट करते हैं U से, ठीक है। यहाँ पे प्रतिबिंब बना है और ये हम लोग का दर्पण था, ठीक है। मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ प्रतिबिंब बना है, इसको मैं मिटा दूँ यहाँ से, तो इससे इसका दूरी क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हम लोग का V। F पता है आपको और आपको C भी पता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पे प्रतिबिंब का अगर बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बना इसका, अगर हम लोग बात करें कि उत्तल दर्पण में, दर्पण कौन सा हम लोग का है, उत्तल दर्पण। और एक खास बात क्या है कि उत्तल दर्पण में कहीं पे भी हम लोग वस्तु को रखेंगे ना तो उसका ऐसे ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब इसका जो बन रहा है वस्तु से छोटा, काल्पनिक, सीधा और दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे इसका क्या हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, ठीक है, और दर्पण के पीछे है, डॉटेड लाइन में गया है, मतलब रेखा कटा हुआ है पूरा। तो ये क्या हम लोग का काल्पनिक है और वस्तु से छोटा बना है। तो इस तरह से इसका हम लोग प्रॉपर्टी भी लिख लेंगे साथ में। एग्जाम में जब बनाने के लिए आए तो आप इसी तरह से अपना इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में, है ना। यहाँ पे उत्तल को हटा करके हम लोग क्या कर दे, अवतल कर देते हैं, अवतल कर देते हैं। और अवतल में जो होता है प्रतिबिंब, वो 6 अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग उसके स्थिति को बदल बदल करके बनाएंगे। तो एक बार में हम लोग 2-2 प्रतिबिंब को कवर कर सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का। तो सबसे पहला अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का कहाँ बनेगा, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो, है ना। वस्तु अगर अनंत पे हो, अनंत मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। अगर वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये हम लोग का हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। इसको सिल्वरिंग कर लिए, इधर हम लोग को पार करा है, बीच का सेंटर पॉइंट हो गया, ये हम लोग का फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और वस्तु अनंत पे है तो हम लोग को पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे कि सन से जब रे ऑफ लाइट आता है तो हमेशा कैसे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन को लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आपको। कभी भी या तो प्रतिबिंब के निर्माण में या फिर न्यूमेरिकल भी बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, समानांतर आया, है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर आया। तो हम लोगों ने क्या सीखा
प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाला ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा हम लोग का कहाँ से आएगा, वक्रता त्रिज्या से आएगा। तो वक्रता त्रिज्या से आएगा तो वक्रता त्रिज्या से जाएगा, वक्रता त्रिज्या से ही वापस लौट आएगा। और एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहा है, ये कट कर रहा है फोकस पे, और ये है हम लोग का सी। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब इसका किस तरह का बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है फोकस पर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कैसा बन रहा है, बिंदु के जैसा ना, बिंदु जैसा, बिंदु जैसा, सीधा उल्टा तो समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद कैसा बन रहा है, वास्तविक। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो उसको भी हम लोग समझेंगे आगे, पहले इसको आप समझ लें। तो ये हम लोग का पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा में हम लोग को कहाँ रखना है, दूसरा में हम लोग रखेंगे वस्तु, कहाँ पे, वस्तु। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का, है ना, तो वस्तु को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बनाया अवतल दर्पण, इसको हम लोगों ने कर लिया सिल्वरिंग। सिल्वरिंग करना आप नहीं भूलिएगा। और एक खास बात याद रखना है, ये जो लाइन आपको लेके जाना है दर्पण के एकदम बीचों बीच लेकर के जाना है। ये हो गया ध्रुव, मतलब पोल, अच्छा इसको ध्रुव कहते हैं, ठीक है, ध्रुव कहते हैं, आप याद रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था क्या इसको कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। और ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया एक वस्तु को, और इसका प्रतिबिंब बनाना है। प्रतिबिंब जब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये दोनों लाइन एक दूसरे के थोड़ा सा दूर हो गया है, इसको और पास करते हैं, ठीक है। आपका इन दोनों के बीच में दूरी और इसके बीच में दूरी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रधान अक्ष के समानांतर आया, कटने के बाद कहाँ से वो गुजर के जाएगा, फोकस से जाएगा। इसी तरह से आपको स्केल की सहायता से बना लेना है, और आपको मेजरमेंट करके चलना होगा, नाप करके चलना होगा कि कहीं ज़्यादा और कम ना आ जाए। दूसरा आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे मिरर हम लोग का आगे तक नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ से अगर इसको एक्सटेंड कर ले तब भी काम चल जाएगा, और नहीं तो यहाँ से भी ले जा करके काम चला सकते हैं। तो हम लोग यहीं से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मिरर को सिल्वरिंग आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ से ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और परावर्तन के बाद जहाँ पे एक दूसरे को काटा वहाँ पे हम लोग का क्या हुआ, इमेज का यहाँ पे भी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब बात करें इसका प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब कैसा बना है हम लोग का, इसका प्रतिबिंब देखिए कैसा बना है। प्रतिबिंब का बात करें तो सबसे पहले बना है वास्तविक, ठीक है। उसके बाद बना है उल्टा, वस्तु से छोटा बना है ना, छोटा बना है। और कैसा बना है, ये बन गया वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, और एक और चीज होना चाहिए ना, वास्तविक दर्पण के सामने तो रियल हो गया, वस्तु से छोटा, ठीक है, हाँ, सी और एफ के बीच में बना है ना। इसका पोजीशन कहाँ, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। अगला हम लोग का प्रतिबिंब है ना, वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बनाकर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग का ये हो गया एक अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या कर लिए, रचित कर लिए। रचित करने के बाद जो प्रधान अक्ष होता है उसको लेकर के जाएंगे एकदम हम लोग मिडल से। ये थोड़ा सा ऊपर चल गया, इसको मिटाइए, फिर से इसको बनाइए। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये एकदम आपके क्या हो, बीचों बीच जाए, ताकि मिरर दर्पण जो हमारा है 2 टुकड़ों में बट जाए। ये हम लोग का हो गया पोल। अब पोल के बाद यहाँ पर हम लोग का मान के चलिए कि क्या है, फोकस है। यहाँ पर मान के चलिए कि फोकस है। अब जितना दूरी यहाँ पे आपका फोकस का है लगभग उतना ही दूरी क्या होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या का होना चाहिए, सेंटर का होना चाहिए।
सेंटर ऑफ कर्वेचर का, और इसी जगह पे हम लोगों ने क्या रखा था, वस्तु को रखा था। ठीक है, ये चलिए हम लोग का एक सेटअप हो गया, वस्तु को यहीं पर रखना है। अब इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। पहला रे ऑफ लाइट, साथ में आपको बोलते चलना है ना। पहला रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा, पहला रे ऑफ लाइट जाएगा वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समानांतर गया, मिरर पे टकराया, ठीक है, उठा हुआ लग रहा है। प्रधान अक्ष के समानांतर गया, दर्पण से टकराया, और टकराने के बाद अब देखिए ये कहाँ से जाएगा, लौटेगा ये हम लोग का फोकस से। ठीक है, दूसरा हम लोग लेके चलेंगे फोकस से, और फोकस से लेकर के जाएंगे तो ये परावर्तन का टकराया इस जगह पे, और यहाँ पे इसका देख सकते हैं हम लोग प्रतिबिंब बना है। तो हम लोग क्या देखे कि वस्तु को जब वक्रता त्रिज्या पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या पे बनता है। और पहले वीडियो में मैंने बनाया था, यहाँ पर देखिए एक कट यहाँ पे लगा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का इमेज नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा आप आकर के वीडियो में बता दें। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे क्यों नहीं बनेगा, इमेज हमेशा यहाँ ही क्यों बनेगा इसमें, इस कंडीशन में। ठीक है, बात करें इसके प्रॉपर्टी का, गुण का, तो प्रतिबिंब जो बनेगा हम लोग का, प्रतिबिंब वो कैसा होगा, वक्रता त्रिज्या के ऊपर ही बनेगा ना। वक्रता त्रिज्या के ऊपर ही बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा वास्तविक बनेगा, और लास्ट में हम लोग का होगा वस्तु के बराबर, है ना, समान आकार का। समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का थर्ड इमेज था। अब हम लोग चलते हैं आगे चौथे इमेज पे। चौथे इमेज पे चलेंगे, पहले मैंने सेटअप कर लिया, लेकिन वस्तु को कहाँ रखेंगे अब, तो पहले रखे थे हम लोगों ने अनंत पर, अनंत के बाद आया वक्रता त्रिज्या और सेंटर ऑफ अनंत के बीच में, अब आ गया वक्रता त्रिज्या पे। अब हम लोग रखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। तो ये हम लोग का हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया हम लोग का ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, और वस्तु को हम लोग रखेंगे यहाँ पे। वस्तु को जब हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया तो अब इसका प्रतिबिंब भी बना लेंगे। जो रूल है, 3 रे ऑफ लाइट लेके जा सकते हैं, जिसमें पहला हम लोग का प्रधान अक्ष के समानांतर गया। समानांतर गया तो ये जाएगा, और जाना भी चाहेगा कहाँ से, फोकस से, आपतित किरण, परावर्तित किरण। दूसरा, अगर इसको हम लोग ले करके जाएँ फोकस से, ठीक है, इस तरह से, फोकस थोड़ा सा और इधर शिफ्ट कर सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे एग्जाम में बना लीजिएगा आगे पीछे शिफ्ट करके। ठीक है, इस तरह से ये गया, फोकस के बीचों बीच जाना चाहिए था, ये हम लोग का गलत हो गया है, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु C और F के जब बीच में हो। ठीक है, वस्तु जब वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा इधर का एरिया वक्रता त्रिज्या के बाद क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो हम लोग का जो दूसरा इमेज था, आप लोगों ने ध्यान से अगर देखा होगा तो जस्ट इसका क्या है, ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो प्रतिबिंब का अगर बात करें, प्रतिबिंब का अगर बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत और C के बीच बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है। इसका 2 इमेज और रह गया है, दोनों अब आपका बहुत ही खास इमेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, पूरा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे, न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, और जो दर्पण का सूत्र है उसका हम लोग एक अलग क्लास में क्या करेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। वस्तु कहाँ पे रखा हुआ, अब फोकस पर, और वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के
बीच रखा हो। ठीक है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो। बहुत अच्छा, चलिए बनाते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोग का अवतल दर्पण। वस्तु को कहाँ रख देंगे? फोकस पर, तो फोकस यहाँ होगा, वक्रता त्रिज्या यहाँ होगा, वस्तु को फोकस पे रख दिए। वस्तु को फोकस पे रखेंगे, ये पहला रे ऑफ लाइट कैसे लेके जाएंगे? प्रधान अक्ष के समानांतर। ये कहाँ से निकल जाएगा? ये निकल जाएगा फोकस से, प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से निकल गया। दूसरा हम लोग का कहाँ से जाएगा? दूसरा हम लोग का जाएगा वक्रता त्रिज्या से। तो मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इधर भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको राजस्थित भी कर लेते हैं साथ में। ये आ गया हम लोग का इसको मन करे तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। मैंने इसको क्या किया? बढ़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? ये दोनों लाइन आपको क्या है? पैरेलल दिख रहा होगा। तो जब कभी भी पैरेलल लाइन होता है तो हम लोग मैथ में पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं कि वो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कहाँ काटता है? अनंत पर जाकर के काटता है। तो यहाँ पे ये यहाँ पर जो इमेज है, यहाँ पे भी वस्तु कहाँ एक दूसरे को लाइन काटेगा? अनंत पे काटेगा, है ना। वक्रता त्रिज्या से जाता है तो इसी से जाएगा और इसी से वापस लौट जाएगा। तो अगर प्रतिबिंब का बात करें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी पर। ठीक है, कैसा बनेगा? एक्चुअली में कहीं ना कहीं काटेगा। डॉटेड लाइन नहीं है तो हम लोग का हो जाएगा वास्तविक। ये आपका जरूरी पॉइंट है। हम लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये कहाँ काट रहा है, लेकिन कहीं डॉटेड लाइन नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये वास्तविक है। बहुत बड़ा बनेगा, है ना, बहुत बड़ा बन जाएगा। और उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, अब हम लोग रखते हैं वस्तु को कहाँ? वक्रता। अच्छा, इसका तो इमेज पीछे ना बनेगा, इसको हम लोग को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा इस तरह से। ये आ गया हम लोग का, रचित कर दिए। इसका इमेज पीछे की तरफ बनना है ना, तो हम लोग इसको पहले ही से एक्सटेंड करके चलेंगे। फोकस, वक्रता त्रिज्या, वस्तु को रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये बीच वाला पॉइंट हम लोग का ध्रुव कहलाता है, इसको पोल कहते हैं। ये हो गया हम लोग का फोकस, और ये हो गया हम लोग का वक्रता त्रिज्या। चलिए अब हम लोग लेकर के चलते हैं, जैसे पहले लेकर के चल रहे थे वैसे ही लेकर के चलेंगे प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, जब प्रधान अक्ष के समानांतर लेकर के गए तो हम लोग को क्या दिखा कि ये कहाँ से जाना चाहेगा? फोकस से होकर के जाना चाहेगा। अब जैसे ही फोकस से होकर के जाना चाह रहे तो देख रहे हैं कि आप वस्तु के बीचों बीच से गुजर गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि वस्तु के बीच से जब गुजरेगा, और वस्तु तो हम लोग का क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है ना। ओपेक कहने का मतलब है कि अपारदर्शी है, तो इससे लाइट तो पार करेगा नहीं। जब पार नहीं करेगा तो यहाँ से ये नहीं जा सकता है, तो नहीं जाएगा तो हम लोग अब क्या करेंगे? इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लेकर के जाएंगे। जिस एंगल से आएगा उसी एंगल से ये निकल जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पर नोटिस करना है, ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट था, इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये इमेज ड्रॉ करने के लिए दे देता है और आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा या फिर 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले जैसे ही शुरू से हम लोग बनाते आ रहे हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो हम लोग को लगेगा कि यहाँ पे भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन वहाँ पे कट कर देगा। तो हम लोग ज़बरदस्ती अगर उसको घुसा दिए वहाँ से तो वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, उसके अनुसार जितना एंगल से आया है उतना एंगल से इसको निकाल करके चले जाएंगे, और ये डॉटेड लाइन बनाते हुए यहाँ से हम लोग का पीछे की तरफ ऐसे निकल जाएगा। और दूसरा हम लोग कहाँ से लेके जाएंगे? दूसरा हम लोग लेके जाएंगे वक्रता त्रिज्या से, और यहाँ से जाएगा ये फिर डॉटेड लाइन करके जाएगा, और ये इसी लाइन से आएगा, इसी लाइन से लौट जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे कटा है पीछे इसका क्या होगा? वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ये इसका भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी काल्पनिक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग को अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। अवतल में भी सीधा होता है, उत्तल में भी सीधा होता है। अंतर क्या होता है? उत्तल में हमेशा छोटा होता है और अवतल में बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें। प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, प्रतिबिंब का अगर बात करें तो प्रतिबिंब बन गया है सीधा, दर्पण के पीछे
काल्पनिक और बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये हम लोग का था पूरा का पूरा इमेज फॉर्मेशन बाय अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। थोड़ा सा इंग्लिश का आपका आ जाएगा बीच में, उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आदत मेरा अभी बना हुआ है सीबीएसई के बच्चों को काफ़ी समय से पढ़ाते पढ़ाते, तो आएगा, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे उपयोग कहाँ पे होता है दोनों का, ठीक है। बात करेंगे हम लोग यूज का, तो 2 कॉलम बना हुआ है पहले ही से हम लोग का, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अवतल का, और यहाँ पे लिख लेंगे उत्तल का, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो पहला बात करें अगर उत्तल का, तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, छोटा इमेज बनाता है। तो रियर व्यू, है ना, रियर व्यू, या फिर इसको साइड मिरर भी आप कह सकते हैं, साइड मिरर या साइड दर्पण। इसको आप समझ ले क्या होता है, बाइक होता है, कार होता है, कोई भी गाड़ी होता है, उसमें बाहर की तरफ आईना निकला होता है इस तरह से 2, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देगा कि उत्तल दर्पण कहीं क्यों यूज करते हैं हम लोग रियर व्यू में। तो आपको आंसर इस तरह लिखना है कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, वस्तु का हमेशा क्या करता है, सीधा और छोटा इमेज बनाता है, जिस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं छोटा इमेज बनने की वजह से। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाइक में साइड मिरर में क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये लाइन जो डेफिनेशन मैंने बताया, ठीक है, उसको आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है, अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। तो पहला हो गया साइड मिरर के रूप में। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आप पहाड़ वाले एरिया में गए होंगे तो आपका रोड इस तरह से दिखेगा, एकदम कर्व। तो ये जो कर्व वाला पोजीशन होता है ना, वहाँ पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ताकि इधर से जो गाड़ी आ रहा है और इधर से जो गाड़ी आ रहा है, ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। इधर से जो गाड़ी आ रहा है, इधर गाड़ी आते हुए गाड़ी को क्या कर ले, पहले ही दूर से देख ले, ताकि वो सीधा हो जाए। नहीं ऐसा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स का चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रोड सेफ्टी, है ना, रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है। और तीसरा मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, तीसरा आप खुद खोज करके बताइए कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका बात करें तो होता है हजाम के दुकान में, बार्बर शॉप, हजाम के दुकान में पहला। दूसरा हम लोग का हो जाता है बाइक में हेडलाइट। तीसरा हो जाएगा सर्च लाइट। ठीक है, और भी हो सकता है डेंटिस्ट मिरर, दांत के डॉक्टर के दर्पण। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप यहाँ से देख करके नोट कर ले, या फिर स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये सब था हम लोग का पूरा हम लोगों ने सीख लिया क्या, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब का बनना, फिर उसका उपयोग हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको डिफरेंस बनाने वाला जो होता है क्वेश्चन, उसको कैसे लिखना है ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप कोशिश करिएगा, ठीक है, कि मैं जैसे बता रहा हूँ ना उसी तरह से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन लिखे, उसका प्रैक्टिस अभी से ही करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रूवन तरीका है और इससे काफ़ी अच्छा नंबर आता है। ठीक है, मैं अपने एकेडमिक्स में इसी तरीके से लिखता था और मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, तो अगर लिखना है आपको अंतर, ठीक है, तो आपको एक तरफ दे लेना है वास्तविक प्रतिबिंब और इधर दे लेना है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है,
आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है बताएं। तो आपको डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्वेश्चन देखते हैं ना टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, लगता है कि जैसे एकदम बना करके आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 नंबर या 6 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है। आपके पास 3 घंटा समय होता है। अगर आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में समय बर्बाद नहीं करेंगे ना तो काफ़ी सुंदर से आपका आंसर राइटिंग होगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ऐसे भी ईजी हो चुका है। 50 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव ही रहता है और कुछ क्वेश्चन लिखने होते हैं ना, बहुत कम ही क्वेश्चन अब होता है। हम लोग के समय में ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्ट कूद नहीं पड़ना है, पहले आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे शुरुआत करना है। ये शुरुआत नहीं है, आपका शुरुआत इस तरह से होगा। क्वेश्चन हमारा क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में काफ़ी सारे विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। और इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कॉपी में यहाँ एक मार्जिन लेकर के चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे नंबर 1 और यहाँ पे भी डालेंगे नंबर 1। नंबरिंग हमेशा आपका सीधा सीधा होगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, यहाँ किरणें एक दूसरे को काटती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समझ में अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, ये एक्चुअली में काट देता है और ये डॉटेड डॉटेड लाइन में हम लोग का जा रहा था। ठीक है, अब देखिए मान करके चलिए कि आपका इसमें लाइन हो जाता, इसमें लाइन हो जाता और ये खाली रहता, या फिर आपका इसमें लाइन हो जाता, यहाँ भर जाता, यहाँ भर जाता और ये खाली रह जाता। तो आपको दूसरा लाइन यहाँ नहीं देना है। आप अगर इसमें दूसरा लाइन यहाँ दे रहे हैं ना तो खाली जगह होने के बावजूद भी आपको दूसरा लाइन कहाँ देना है, यहाँ देना है और इतना स्पेस को खाली छोड़ देना है। आप ध्यान से समझते जाइएगा, इसी तरह से एग्जाम में आप लिखिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो हम लोग का स्पेस खाली है तो हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। तो दूसरा हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा में बोलेंगे इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा हो जाएगा इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और तीसरा हम लोग का यहाँ हो जाएगा, तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ तक ये एडजस्ट हो गया, इसमें एक लाइन नीचे आ गया तो हम लोग इसको छोड़ करके यहाँ लिखेंगे तीसरा। इसी तरह से आपको करते जाना है। तीसरा क्या होगा, यह दर्पण के आगे बनता है और इसमें हो जाएगा यह दर्पण के पीछे बनता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, जो भी आपका विभाजन या विभेद या अंतर स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन आएगा उसको आप इसी तरह से लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में जिनको भी ज़रूरत है एक अच्छे क्लास का, वैल्यूएबल क्लास का, देखिए क्लास में कोई भी फालतू बातें नहीं होंगी, है ना, क्योंकि आपका भी समय कीमती है और हमारा भी समय कीमती है। और आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।